चलो स्टार्ट कर रहे हैं, देखो ध्यान दो। तो स्टार्ट करते हैं टाइप 3 फ्रीजिंग पॉइंट। ऑलरेडी बॉइलिंग पॉइंट और हम लोग ने वेपर प्रेशर कंप्लीट कर दिया है, लेकिन वेपर प्रेशर का कनेक्शन तो एंड तक रहेगा इसमें, जब तक ऑस्मोटिक प्रेशर खत्म नहीं होगा तब तक करेंगे हम लोग इसके बारे में। तो फटाफट थोड़ा वेपर प्रेशर और थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जल्दी जल्दी बता दो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलो बोलो फटाफट, जरा सबके नाम बताते जाओ जल्दी जल्दी, क्या क्या पैरामीटर्स, तो हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। बोलो P1 नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्ट, आंसर देने का सुबह के टाइम में, एनर्जी में रहो थोड़ा। सेकेंड P1 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। थर्ड डेल्टा P लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, इसका फॉर्मूला बताओ, क्या बताओ? डेल्टा P P1 नॉट माइनस P1। ओके, फोर्थ पॉइंट, हाँ रिलेटिव लोअरिंग याद है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बोलो क्या आएगा? डेल्टा P अपॉन P1 नॉट, और डेल्टा P का खुद का भी एक फॉर्मूला है, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट। फिर हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का रिलेशन देखा था विद मोलार मास ऑफ सोल्यूट, याद है क्या? बोलो क्या था, बताओ। पांचवा P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट का आंसर W1 नहीं W2 बाय W1 इंटू M1 बाय, ये पढ़ा था ना M1 बाय M2। फिर और क्या पढ़ा था अपन इसमें? राउल्ट्स लॉ पढ़ा था याद, फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। राउल्ट्स लॉ पढ़ा है ना फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। उधर हमने पढ़ा था कि वेपर प्रेशर ऑफ जो सोल्यूशन होता है ना, सोल्यूशन ना, याद है ना राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट टाइम्स x2 था कि x1 था? x2 था ना, x2 था लगता है ना, चेक करो x2 है मेरे को जितना लग रहा है। नहीं x2 होता है। हाँ डेल्टा P में x2 डेल्टा, एक बार राउल्ट्स लॉ चेक करो, राउल्ट्स लॉ देखो क्या है। हाँ x1 है क्या? अच्छा करेक्ट, दूसरा जो है वो तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट में आता है, करेक्ट, उसमें x2 जीरो हो जाएगा वैसे भी, मतलब वो टाइम पे P1 दूसरा पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता पहली बार, x1 आएगा। ये P1 का है ना, ये राउल्ट्स लॉ में तो x1 आता है, करेक्ट, राउल्ट्स लॉ में, क्योंकि दूसरा हमारे पास नॉन, और वो जो x2 वाला पार्ट है मेरे को लगता है वो डेल्टा P का है, डेल्टा P ना। ध्यान दो, बात हो रही है भाई, यहाँ पे ध्यान दो। डेल्टा P का भी एक फॉर्मूला था इन द टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, याद है ना? बोलो क्या है, बताओ। P1 नॉट इंटू x2, ये है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का और एक फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने। चेक करो, इतना ही है क्या और भी कुछ है वेपर प्रेशर में? वेपर प्रेशर इतना ही है ना, क्या और भी कुछ है? अरे बैठो ना, जगह था ना उधर, क्या हुआ? अभी कोई नया आएगा तो यहाँ घूमेगा। हाँ बोलो, हुआ कंप्लीट ये? और कुछ याद करो जरा वेपर प्रेशर का पार्ट, क्या बस इतना ही है ना? अच्छा कौन ज़्यादा कौन बड़ा वो सब बताओ जरा। P1 नॉट और P1 में कौन बड़ा होता है? P1 नॉट हमेशा बड़ा होता है वेपर प्रेशर, इतना ही है ना? ये था हमारा वेपर प्रेशर, कुछ फॉर्मूला छूटा तो नहीं ना, देख लो जरा, इतना ही है। चलो फिर मैंने तुमको कल बॉइलिंग पॉइंट सिखाया था, कल पढ़ा ना हमने बॉइलिंग पॉइंट। चलो उसके बारे में कुछ बताओ। बॉइलिंग पॉइंट में पहले बताओ, सबसे पहले TB नॉट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, करेक्ट। सेकेंड TB बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। थर्ड डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये पढ़ा। फॉर्मूला भी है ना डेल्टा TB का, बोलो कौन बड़ा कौन छोटा में से? TB माइनस, करेक्ट है। फोर्थ और कुछ याद है? वो मोलालिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला पार्ट, बोलो। तो जो डेल्टा TB होता है, डेल्टा TB वो इज इक्वल टू KB इंटू मोलालिटी होता है ना। KB याद है? KB का नाम याद है? दो नाम, एक तो मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट और दूसरा इवेलोस्कोपिक कांस्टेंट। उसको बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट ही बोलते हैं, कोई न्यूमेरिकल में ऐसा दिया रहता है, ठीक है चलो वो समझ में आ जाता है वैसे। हाँ ये था, और मेरे को लगता है TB का एक और फॉर्मूला पढ़ा है अपन है ना, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB, वो 1000 वो सब याद है ना तुमको? हाँ वो तो न्यूमेरिकल में 1000 नहीं लिया तो भी चलता है, बट डेरिवेशन में तुमको लेना पड़ेगा 1000 KB ना, 1000 KB W2 बाय W1, और नीचे M2 भी रहता है ना। देखो बराबर है क्या? इतना ही पढ़ा ना अपन ने, इतना हो गया हमारा। वेपर प्रेशर रेडी हो गया, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिया। चलो आते हैं फ्रीजिंग पॉइंट पे, स्टार्ट करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसमें क्वेश्चन 1 डालो, क्वेश्चन वही है जो टॉपिक है, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है इसको देख के लेते हैं हम लोग। फ्रीजिंग पॉइंट आज कैसे भी करके साथ थियरी खत्म करेंगे। ये बैच थोड़ा स्पीड में चल रहा है, स्पीड में तो अच्छा खासा कंटेंट हमारा हो जाता है, थोड़ा वहाँ पे भी है लेकिन थोड़ा स्लो, वहाँ पे एक बैच पीछे चल रहा है हमारा, न्यूमेरिकल्स बाकी है बॉइलिंग पॉइंट के।
चलो जल्दी लिख दिया टॉपिक। हो गया, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान सबका इधर, इधर देखो, है ना अंदर जगह, बैठो ना, बाहर क्यों? कौन? ठीक है, चलो इधर देखो, ध्यान दो। फ्रीजिंग पॉइंट, ध्यान सबका इधर, फ्रीजिंग पॉइंट सुनो। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? देखो सबसे पहला पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट में, फ्रीजिंग पॉइंट कोई भी सब्सटेंस का, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस, ध्यान दे रहे हो क्या? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड एज ए टेम्परेचर। जैसा हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी ऐसी था ना कुछ, अरे याद है क्या भाई बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन? बोलो क्या था, बताओ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड एज अ एट विच its vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure. Same, freezing point of any substance is defined as a temperature. ये एक टेम्परेचर होता क्या, इस टेम्परेचर पे देखते हैं। चलो इस टेम्परेचर पे क्या होता है, इस टेम्परेचर पे जो सब्सटेंस का सॉलिड फॉर्म होता है ना, सॉलिड फॉर्म समझ में आता है? जैसे आइस हो गया, आइस, ध्यान दे रहे हो, सब्सटेंस का सॉलिड फॉर्म और उसका लिक्विड फॉर्म, लिक्विड इसके ऊपर थोड़ा, आइस के ऊपर थोड़ा सा लिक्विड भी रहता है, हाथ गीला हो जाता है ना ऐसा, हाँ, तो सॉलिड और लिक्विड फॉर्म, ये सॉलिड हुआ एंड उसका लिक्विड फॉर्म, जैसे ये H2O वाटर, और ये समझो ये भी वही है ना, ये भी IC तो है H2 बराबर। सॉलिड और लिक्विड फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम में, कैसे रहेंगे? इक्विलिब्रियम में रहते हैं, और इनका वेपर प्रेशर भी सेम होता है। मतलब जैसे वेपर प्रेशर सॉलिड का अगर मैं बात करूं और वेपर प्रेशर लिक्विड फेस की बात करूं, दोनों का वेपर प्रेशर भी सेम होता है। समझा पॉइंट? है ना, इधर जगह है, इधर बैठो ना, इधर 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 है ना जगह, ये हाँ। चलो स्टार्ट करो, बोलो डेफिनेशन मैंने क्या बोला बताओ। तो क्या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड एज अ टेम्परेचर एट विच इट्स सॉलिड एंड लिक्विड फेस आर इन एंड देयर वेपर प्रेशर आर आल्सो सेम। उनका वेपर प्रेशर भी सेम होता है, याद रहेगा? तो ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट तुमको याद होना चाहिए, क्योंकि आगे जब ग्राफ वगैरह सिखाऊंगा तो दो चीज तुमको याद होना चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट पे सॉलिड और लिक्विड फेस साथ में एग्जिस्ट करते हैं, इक्विलिब्रियम पे रहेंगे, और सेकंड उनका वेपर प्रेशर भी कैसा रहेगा? सेम, बराबर। ऐसा कुछ है डेफिनेशन, तो ओन वर्ड्स में तुम बना सकते हो। जरा ट्राई करो, बोलो क्या बोलोगे बताओ जल्दी फटाफट, तो मैं आगे बढ़ो जल्दी। इज डिफाइंड एज अ टेम्परेचर एट विच इट्स सॉलिड एंड लिक्विड फेस आर इन इक्विलिब्रियम एंड देयर वेपर प्रेशर आर आल्सो सेम। वेपर प्रेशर सेम होता है, क्लियर है? चलो तो लिख दो फटाफट जल्दी, एक ही पॉइंट है इसमें। ये हुआ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट फटाफट लिखो, फटाफट फ्रीजिंग पॉइंट जल्दी। हाँ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड एज अ टेम्परेचर। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड एज अ टेम्परेचर। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड एज अ टेम्परेचर। जैसे जैसे चैप्टर में आगे के बढ़ेंगे वैसे वैसे स्पीड बढ़ेगा, क्योंकि तुम्हारा कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते गया है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड एज अ टेम्परेचर एट विच, क्या होता है ये टेम्परेचर पे? सॉलिड और लिक्विड फॉर्म इक्विलिब्रियम पे रहते हैं, एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फेस आर इन इक्विलिब्रियम। फिर से बोलता हूं, फ्रीजिंग पॉइंट, तुम्हारे पास पीडीएफ भी है, तुम उससे भी देख के कर सकते हो एग्जैक्ट स्टेटमेंट, वो तो एकदम ही परफेक्ट है, ये तो मैं बोल रहा हूं, वो तो उसमें एकदम परफेक्ट है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड एज अ टेम्परेचर एट विच इट्स सॉलिड एंड लिक्विड फेस आर इन इक्विलिब्रियम, आर इन इक्विलिब्रियम एंड और क्या होता है साथ में? एंड दे हैव सेम वेपर प्रेशर, या फिर एंड द वेपर प्रेशर ऑफ द बोथ द फेस आर सेम। सेम आना चाहिए वेपर प्रेशर, बस इतना लिखो, बाकी तुम तुम्हारे हिसाब से लिखो। एंड दे हैव सेम वेपर प्रेशर, ऐसा लिख सकते हो। चलो चलो जल्दी हो गया तो बोलो, आगे बढ़ते हैं। जिसका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका हो जाएगा नेक्स्ट। दर्शन अंदर जगह बैठे हैं यहाँ पे, क्यों? कौन है? दो जन बैठ सकते हैं वहां पे, कौन है? और चलो जल्दी 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 फटाफट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, लिख दिया, जल्दी करो। स्टार्ट करते हैं। चलो 3 पॉइंट है, ध्यान दो सब लोग, यहां पे सुनो, ध्यान सबका इधर।
डिप्रेशन, तुमने ऑलरेडी पढ़ लिया, इस सब वर्ड का मतलब समझ में आ गया। पहले हमने पढ़ा था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो जैसे मैंने सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बनाया वेपर प्रेशर कम हो गया। फिर इसके बाद अपन ने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, वहां पे पढ़ा अपन ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फिर जैसे मैंने सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बनाया बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। आज क्या लिखा है देखो, समझ गए रहेंगे। जैसे ही मैं सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बनाऊंगा अपने आप फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, अरे डिप्रेशन कम हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, कम हो जाएगा। चलो देखते हैं क्यों कम होगा, उसके लिए मेरे पास एक अलग से क्वेश्चन भी है। पहले भी डायरेक्ट लिखता है, देखो सुनो क्या। अगर मेरे पास सॉल्वेंट है, ध्यान दे रहे हो, अगर मेरे पास सॉल्वेंट है और ये सॉल्वेंट पे अगर मैंने समझो सॉल्वेंट के साथ मिक्स कर दूं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, इसमें जैसे मैंने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, सोल्यूट अगर इसमें आ गया, तुमको याद है ना क्या होता है उसमें वैसे, अरे वो बीकर वाला एग्जाम्पल याद है ना, बीकर वाला एग्जाम्पल समझाया था तो हाँ मैंने तुमको। अगर समझो मेरे पास सिर्फ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ठीक है, और इसके ऊपर मैंने समझो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, ये आ गया सोल्यूट, बराबर। तो ऐसा करने से ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट, वैसे सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग बोलते हैं टीएफ, टीएफ। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या था, टीबी, बराबर है, हाँ। और ये जो लिखा है यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट, इसके बारे में जरा बताओ, पहले क्या था, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या था, टीबी नॉट, अभी फ्रीजिंग पॉइंट तो टीएफ नॉट, ऑलमोस्ट सेम सेम है, जैसे मतलब सिंबल में इतना कुछ फर्क नहीं है, बराबर, हाँ। तो ध्यान से अब सुनो और समझो, देखो। तो जैसे ही मैंने एक सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम, डिप्रेशन हो गया ना, कम हो गया उसके फ्रीजिंग पॉइंट। क्यों होता है वो हम लोग पढ़ेंगे आगे डिटेल में, इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन है, क्या इसमें बता दूं, उसका एक अलग से क्वेश्चन भी है मेरे पास, अलग से करते हैं उसमें। अभी के लिए तुमको नाम में दिख रहा है वैसा भी समझो, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, या तो ऐसा बोल सकते हैं द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन गेट्स लोअर्ड, कम हो जाता है ना, बाय एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू इट। जैसे तुमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, वो जो सोल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट गिर जाता है, कम हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे कि सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है टीएफ ना, इज लेस देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ऐसे ही ना। अरे वेपर प्रेशर में भी तो ऐसे ही था, अरे मैंने उल्टा लिखा है यार, ऐसा लिखा देखो ना, समझो ना वो चीज को, क्लियर। तो पहला पॉइंट बहुत सिंपल है, प्योर सॉल्वेंट में तुमने क्या किया, सोल्यूट डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, और जो फ्रीजिंग पॉइंट है सोल्यूशन का वो लोअर हो गया, समझा। लोअर होने की वजह से तुम लोग ऐसा बोल सकते हो कि जो सोल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम है, उल्टा ही बोल सकते हैं, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा है, बराबर है। अब पूरी बात जरा ध्यान से सुनो, क्या देखो, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन गेट्स लोवर्ड, कम हो जाता है, बाय एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू इट, बराबर। दस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज लेस देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सिंपल पॉइंट है, ट्राई करो जल्दी जल्दी फटाफट बोलो। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन गेट्स बाय एडिंग सोल्यूट टू इट, बराबर। 10 द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज लेस देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, ये पहला पॉइंट है, याद रखो, एक साथ लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, सेकंड पॉइंट में भी आपने इसका नाम बोलेंगे, इफ टीएफ नॉट, बोलो क्या है, इफ टीएफ नॉट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड टीएफ इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, देन ऐसा बोलने का, बोलो क्या बोलेंगे, देन पूरा नाम बोलो, देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये सेकंड पॉइंट था, दोनों पॉइंट बोलो, फिर थर्ड पॉइंट तो डायरेक्ट डेफिनेशन है, बोलो जल्दी। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन गेट्स लोअर्ड बाय एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू इट, बराबर है। 10 द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सेकंड, इफ, ये फिर से रिपीट होता है वैसे यहाँ पे, इफ टीएफ नॉट, पूरा लिखने का, इफ टीएफ नॉट इज द freezing point of pure solvent and TF is the freezing point of solution, then the freezing point of solution is less than the freezing point of pure solvent, सिंपल है। एक लास्ट और खत्म ये आंसर। थर्ड, डेल्टा TF, याद आया कुछ, डेल्टा P नाम क्या था, लोअरिंग ऑफ वेपर, क्या ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्या वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में नहीं आता, कौन आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नहीं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बराबर है। वैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है,
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलो डिफाइन करो, कौन ज्यादा, ज्यादा माइनस कम करो, ज्यादा माइनस कम करो ना भाई जल्दी। टी एफ नॉट माइनस, चलो डिफाइन करो जल्दी ना, इसका नाम याद है क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। चलो बोलो, स्टार्ट करो, बोलो। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल। फास्ट क्यों जा रहा हूं, क्योंकि वही वही से सेम चीज रिपीट हो रहा है, बराबर है। तीनों पॉइंट याद है, तीनों लास्ट टाइम बोलो, लिख दो, लास्ट टाइम जल्दी जल्दी बोलो। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन गेट्स by adding a non-volatile solute to it. Thus, the freezing point of, बोलो ना, solution is the freezing point of pure solvent. Second, if TF naught is freezing point of pure solvent and is the freezing point of solution containing non-volatile solute, then the freezing point of solution is less than the freezing point of pure solvent. Third point, depression in freezing point is defined as difference of freezing point of pure solvent and freezing point of solution containing non-volatile solute. चलो जल्दी खत्म करो, फटाफट जल्दी स्पीड में लिखो, जल्दी लिखो, जितना फास्ट करेंगे शायद मैं इसके न्यूमेरिकल पे भी आ जाऊं, थोड़ा फास्ट जा रहा हूं मैं, कर सकते हैं। हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया, 6 ही तो क्वेश्चन है इसमें। ट्राई करेंगे अपन, न्यूमेरिकल भी स्टार्ट हो सकता है इसका, क्योंकि पूरा कंटेंट मैच करता है। मैंने बोला अगर वेपर प्रेशर आ गया, बॉइलिंग पॉइंट अपने आप आ गया, बॉइलिंग और वेपर आया तो फ्रीजिंग भी आ जाएगा, फ्रीजिंग आएगा तो उसके बाद ओस्मोटिक आएगा, फिर राउल्ट्स लॉ करेंगे अलग से, और फिर उसके बाद एक वेंट ऑफ फैक्टर भी है, वो भी करेंगे। सब लोग लिखो, जानबूझ के लिखा रहा हूं, लिखने से याद होता है, मेरे को कोई शौक नहीं, मेरे पास पीडीएफ बनाया पहले से, लिखेंगे तो याद रहेगा आज पढ़ा क्या है तुमने, तो टेस्ट में थोड़े अच्छे खासे मार्क्स आ सकते हैं। चैप्टर बड़ा है, अच्छा खासा कंटेंट है, तो अच्छे से ध्यान देंगे तो हो जाएगा। गाँव जा रहे हैं, गाँव जाओ लेकिन रिटर्न आओ और टेस्ट दो अपना अपना। चलो जल्दी फटाफट लिखो, जल्दी लिखना है फटाफट, जितना टाइम दिया है जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। 3 पॉइंट ही तो है, 6 मिनट बस हुआ, जल्दी करो, 5-6 मिनट में खत्म कर दो इसको। फटाफट खत्म करो जल्दी। जल्दी जल्दी करो, जल्दी थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, फिर ग्राफ समझाता हूँ। हुआ क्या, लिखा तुमने, फर्स्ट पॉइंट लिख दिया, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन गेट्स लोअर बाय एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू इट, हेंस या तो 10 द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट।
Second point, if TF naught is the freezing point of pure solvent and TF is the freezing point of solution containing non-volatile solute, then वही दिन के बाद वो तो सेम पार्ट है यहाँ पे. और लास्ट वाला वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. खत्म कर दो जल्दी. हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी रखो. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ग्राफ याद है क्या? बॉइलिंग पॉइंट में ग्राफ सिखाया था मैंने. ग्राफ याद है? ग्राफ बॉइलिंग पॉइंट का कितने कर्व थे उसमें? 2 कर्व थे, याद है ना? कौन सा कर्व किसके नीचे था? सीडी कर्व एबी कर्व के नीचे था, याद है ना? हाँ. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या बढ़ता है? कुछ पढ़ाई नहीं है, कुछ भी पढ़ाई नहीं है. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ग्राफ में तो क्या बढ़ता है? गैप बढ़ता है. गैप किसके बीच में? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच का गैप बढ़ता है. कोई भी टेम्परेचर पे पढ़ा ना अपन, एट एनी टेम्परेचर किसका वैल्यू हमेशा किससे ज्यादा होता है? एट एनी टेम्परेचर बोलो. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. प्राची आधा तो खत्म हो गया. भाई टाइम पे आओ, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा. एक तो ऑलरेडी हेक्टिक है ये सब चीज. चलो स्टार्ट करूं मैं? बोलो स्टार्ट करूं? चलो कर्व पे ध्यान दो. इधर देखो 3 कर्व आएगा इस बार. तीन कर्व, क्योंकि मेरे को समझाऊंगा तीनों कर्व को एकदम अच्छे से ध्यान से देखो. इधर देखो. ऐसा कुछ रहेगा. 3 कर्व है, ध्यान दो. ये तीनों कर्व को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं. ध्यान सबका यहाँ पे. इधर देखो, ये फर्स्ट कर्व का नाम एबी कर्व. एबी ये दिखाई दे रहा है, जो इधर से स्टार्ट हो और यहाँ खत्म हो रहा है. एबी कर्व देख लो. एबी कर्व दिखा. नेक्स्ट कर्व सीडी कर्व. ये सीडी कर्व हो गया. सीडी कर्व देख लो. और एक और कर्व बताता हूँ, ईएफ कर्व देख लो. ईएफ. ऐसे 3 कर्व से मेरे पास. और क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हैं? बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, क्या अपना फ्रीजिंग पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे. चलो ठीक है, 1 बाय 1 स्टार्ट करता हूं. सुनो. अच्छा, इनका नाम भी बोलता हूं. ये है क्या वैसे? ये दिख रहा है एबी कर्व का एक नाम है. इसको बताता हूं क्या है ये. वैसे ये है सॉल्वेंट, वो भी सॉलिड सॉल्वेंट आएगा ये. और इधर भी लिखने का है बस. हाँ, ये क्या था? ई था ना ये, और ये था एफ. ध्यान दो ये. हाँ अच्छा क्या था वो? बी था. इधर गया. हाँ बी ना. ठीक है, ध्यान दो. ये जो ए बी कर्व है इसको बोल रहा हूं मैं सॉलिड सॉल्वेंट. ध्यान देते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है. सॉलिड सॉल्वेंट. ये है लिक्विड सॉल्वेंट. और ये लास्ट सॉल्यूशन. अब समझाता हूं 1 बाय 1. ध्यान दो एकदम अच्छे से. इधर देखो, सबका ध्यान यहाँ पे. इधर देखो, ध्यान दो. अच्छा, ये वेपर प्रेशर है. ठीक है, देखो तो ये दिख रहा है एबी कर्व किसका है बताओ? क्या है वैसे एबी कर्व पे? सॉलिड सॉल्वेंट है. और सीडी कर्व पे लिक्विड है. दोनों सॉल्वेंट है. पॉइंट बी को नोट करो. पॉइंट बी को नोट किए? पॉइंट बी दिख रहा है क्या? पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट. ये जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी के बारे में क्या लगता है बताओ? ध्यान देते रहो सब लोग. ध्यान दो. पीछे इधर देखो. पॉइंट बी क्या है? इंटरसेक्शन है 2 कर्व का. कौन सा कर्व बताओ? ए बी. और मेरा ध्यान पूरे अक्खे कर्व पे नहीं है, मैं सिर्फ बी को देख रहा हूं. तुम भी सिर्फ बी को देखो. क्या बी पे लिक्विड सॉल्वेंट एग्जिस्ट करेगा? क्या बी पे सॉलिड सॉल्वेंट भी एग्जिस्ट करेगा? इन शॉर्ट, सॉलिड और लिक्विड को एग्जिस्ट कर रहे साथ में इक्विलिब्रियम पे. अरे मैंने बताया था ना भाई. एक चीज और नोट करो. ये पर्टिकुलर पॉइंट बी पे बोलो कौन कौन एग्जिस्ट कर रहा है वैसे? लिक्विड सॉल्वेंट और दोनों का वेपर प्रेशर क्या बोलते हो? यही इतना ही वेपर प्रेशर रहेगा ना. तो क्या दोनों का वेपर प्रेशर मैच कर रहा है और दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं क्या वहां पे? कंफर्म. ये क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट. अरे फ्रीजिंग पॉइंट है ना ये. किसका फ्रीजिंग पॉइंट है? कौन एग्जिस्ट कर रहा है? देखो यहाँ पे सॉलिड सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट, इन शॉर्ट सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं? TF नॉट. तुमको समझा? ग्राफ को समझो, रट्टा मत मारो उसको. क्लियर है क्या? नहीं समझा? चलो आगे बढ़ते. एक और चीज समझाता हूं. एक और चीज इधर देखो. पॉइंट ई को नोट करो. पॉइंट ई मिला? पॉइंट ई दिख रहा है क्या? पॉइंट ई.
चलो तो पूछता हूं मैं तुमसे, देखते तुम ध्यान दे रहे हो क्या। पॉइंट ई कौन बोलेगा? अर्पिता, पॉइंट ई पे कौन कौन एग्जिस्ट कर रहा है बता। हाँ बोल, अच्छे से बोल, क्या पूरा पूरा बोल। सॉलिड क्या? हाँ बोल ना जोर से, राइट बोल रही है। सॉलिड सॉल्वेंट एग्जिस्ट कर रहा है, करेक्ट। और कौन एग्जिस्ट कर रहा है? वो पॉइंट और कोई तो कर्व पे भी आता है। हाँ सॉल्यूशन, करेक्ट। तो ये पॉइंट ई पे सॉलिड सॉल्वेंट भी आया, देखो सॉलिड सॉल्वेंट भी आ गया, और यही पॉइंट पे सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर रहा है ना, समझ रहे? अरे सॉल्यूशन मतलब लिक्विड रहेगा ना, वो सॉलिड सॉल्यूशन होता क्या? अरे बोलो भाई, ये लिक्विड ही रहेगा ना बाय डिफॉल्ट। पकड़ो, ये तो लिक्विड है और ये क्या है? सॉलिड। क्या इस टेम्परेचर पे भी सॉलिड और लिक्विड साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम पे? बोलो। अच्छा एक चीज और है, एक चीज और, क्या ये पर्टिकुलर पॉइंट पे, अच्छा कौन कौन साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक बार रिपीट करो सब लोग, बोलो। सॉलिड, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, बराबर है। सॉलिड और सॉल्यूशन दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं वहां पे, सॉलिड और लिक्विड इन शॉर्ट दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या वेपर प्रेशर दोनों का सेम है? अरे ये पर्टिकुलर पॉइंट पे सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी इतना है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी उतना ही है, तो क्या वेपर प्रेशर भी मैच कर रहा है? ये एक्स्ट्रा कहां से आ गया? अच्छा ठीक है, समझा कैसा है? नहीं समझा? अरे वही तो हुआ ना पहले जैसा। देख बार फिर से, क्या ई पे सॉलिड एग्जिस्ट कर रहा है और लिक्विड सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर रहा है? कंफर्म ये बॉइलिंग पॉइंट है, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन एक कंडीशन है, इसका वेपर प्रेशर कैसा होना चाहिए? सेम, और सेम है बिना, तुमको समझ में आता ना सेम कैसा? चलो ठीक है, तो क्या नाम दो बोलो जल्दी। फ्री, हाँ टीएफ ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। एक चीज और प्रूफ करता हूं, इधर देखो, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टीएफ, ध्यान दे रहे हो क्या? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टीएफ। और एक देखो इधर, इधर देखो, ये कौन है बताओ? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, कौन बड़ा? टीएफ नॉट बड़ा। कौन छोटा? टीएफ छोटा। समझ रहे हो? ग्राफ से भी प्रूव्ड है, समझ रहे हो क्या? हाँ बस इसको ही अपने को लिखना एकदम अच्छे से। बोलो क्लियर है ना पूरा कंटेंट? बोलो समझा? चलो तो ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ के साथ हम लोग 4 पॉइंट है मेरे पास, 4 पॉइंट। सुनो, वन बोल दूं क्या एक साथ? क्या ग्राफ बनाने के बाद लिखेंगे? बोल दूं एक साथ? हाँ एक काम करो, 1 मिनट ले लो, ग्राफ बना लो, फिर मैं बोलता हूँ ना 4 पॉइंट एक साथ। पॉइंट तो एक साथ ही लिखाऊंगा मैं पूरा, 4 के 4 पॉइंट एक साथ बाय हार्ट करके। फटाफट, थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, थियरी आ गया, न्यूमेरिकल आराम से हो जाएगा। न्यूमेरिकल केमिस्ट्री का बहुत इजी होता है, तुमको सिखाया मैंने। थियरी आना बहुत जरूरी है, जल्दी करो। पीछे का लिखा है क्या? बोला लिखा क्या है तुमने? जल्दी जल्दी करना भाई फटाफट। ये वाला पार्ट नहीं करना, ये वाला पार्ट तुम लोग नहीं बनाना, ये वाला पार्ट, वो जो नीचे जो एक्स्ट्रा लाइन हो गया है। और ना ट्राई करो, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट बराबर इसके ऊपर आया, ऐसा कुछ ऐसा लाइन से है, किसका ये पॉइंट आगे रहेगा पीछे रहेगा, ठीक है, बट ट्राई करो सही बने एकदम। थोड़ा जल्दी 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 स्पीड बढ़ाओ। हो गया 4 पॉइंट, एकदम इजी, एकदम इजी, फटाफट कर देंगे। इसके बाद एक डेरिवेशन है, फिर वो कांस्टेंट का एक्सप्लेनेशन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, खत्म हो गया ये। आज ज्यादा स्पीड में जा रहा हूं क्या? चलेगा ना? आता है तुमको? स्पीड बढ़ेगा जैसे चैप्टर के एंड में पहुंचेंगे, स्पीड बढ़ेगा। लिख ले। जल्दी करो, अगर जल्दी कंप्लीट हो गया तो मैं न्यूमेरिकल में भी आ जाऊंगा फटाफट। 5-6 न्यूमेरिकल इसमें भी है। चलो स्टार्ट करता हूं, मेरे को लगता है बन गया डायग्राम, ज्यादा टाइम पास नहीं ज्यादा नहीं। चलो इधर आ जाओ, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, तो फर्स्ट पॉइंट में क्या करते हैं सुनो। ये पूरे अच्छे ग्राफ में तुमको कितना कर्व दिखाई दे रहा है? द ग्राफ कंसिस्ट ऑफ 3 कर्व्स। कौन सा? ए बी कर्व, ए बी, फिर सी डी कर्व, एंड क्या है? ई एफ कर्व। दैट इज, अच्छा ये कर्व रिप्रेजेंट क्या कर रहा है?
क्या ये वेपर प्रेशर है सॉलिड सॉल्वेंट का, लिक्विड सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट, वेपर प्रेशर कर्व है। तो पॉइंट बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनो। द ग्राफ कंसिस्ट ऑफ 3 कर्व्स ए बी, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ, वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉलिड। एक काम करते हैं अलग अलग से, क्या एक साथ ही लिखाता हूं, रुको। द ग्राफ कंसिस्ट ऑफ 3 कर्व्स ए बी सी डी एंड ई एफ विच रिप्रेजेंट्स द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। चलेगा? फटाफट फर्स्ट पॉइंट, जल्दी, 4 ही पॉइंट है, 4 ही पॉइंट है, फटाफट फटाफट फर्स्ट पॉइंट लिख दो। द ग्राफ कंसिस्ट ऑफ 3 कर्व ए बी सी डी एंड ई एफ। द ग्राफ कंसिस्ट ऑफ 3 कर्व्स ए बी सी डी एंड ई एफ, ये 3 कर्व है। द ग्राफ कंसिस्ट ऑफ 3 कर्व्स ए बी सी डी एंड ई एफ विच रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसका कर्व है ये वेपर प्रेशर। ये मत समझो अरे बॉय हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं, है तो कर्व वेपर प्रेशर का, वेपर प्रेशर से ही आंसर निकाला मैंने वहां पे, बॉइलिंग पॉइंट में भी वेपर प्रेशर का ही कर्व था वहां पे, विच रिप्रेजेंट्स वेपर प्रेशर कर्व ऑफ, बाकी तीनों नाम वहां पे लिखा है, which represents vapor pressure curve of solid solvent, liquid solvent and solution. The graph consists of 3 curves AB, CD and EF which represents vapor pressure curve of solid solvent, liquid solvent and solution. हो गया रहेगा? हो गया। चलो सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में पहले बी को एक्सप्लेन करता हूं, बी वाले पॉइंट को। तुमको याद है पॉइंट बी क्या है? जरा रिपीट करो, पॉइंट बी है क्या? पॉइंट बी क्या? इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन ना। किसका इंटरसेक्शन, किसका इंटरसेक्शन भाई? नहीं, ये पॉइंट बी सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट का इंटरसेक्शन है। तो ये पॉइंट पे जो टेम्परेचर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट बी, इधर जो टेम्परेचर आएगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब ध्यान सुनो, बड़ा पॉइंट है, सुनो। Point B represents intersection of solid solvent and liquid solvent. क्लियर है? बताओ ये, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। The temperature corresponding to point B represents freezing point of pure solvent. दो पार्ट को मिक्स करके लिखना है। चलो वापस एक बार फिर से बोलो। Point B represents, या तो point B is the intersection of solid solvent and liquid solvent, फिर कॉमा करके the temperature corresponding to point B represents फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सिंपल इतना ही है, फटाफट लिखो। चलो सेकंड पॉइंट, पॉइंट बी इज द इंटरसेक्शन, पॉइंट बी इज द इंटरसेक्शन ऑफ, पॉइंट बी इज द इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्वेंट। अरे एक चीज तो रुक जाओ, बताओ, रॉन्ग नहीं है, उतना करेक्ट है। सुनो, आधा इन्फॉर्मेशन दे दिया, वैसे ऑलरेडी बताया भी था मैंने। पॉइंट बी क्या है? इंटरसेक्शन है, किसका? सॉलिड सॉल्वेंट और, इसके बारे में थोड़ा और बताना पड़ेगा। अगर सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट का इंटरसेक्शन है, इसका मतलब है ये पॉइंट पे सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम पे, बराबर है। एंड एक और चीज, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे वेपर प्रेशर भी सेम है, इसको भी इंक्लूड करते हैं। थोड़ा बड़ा होगा पॉइंट, सुनो, रॉन्ग नहीं है, जो लिखा उतना राइट है। पॉइंट बी इज द इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्वेंट, दैट इज द सॉलिड एंड लिक्विड फेस एग्जिस्ट इन, या द सॉलिड एंड लिक्विड फेस आर इन इक्विलिब्रियम एंड देयर वेपर प्रेशर आर सेम। उसके बाद कॉमा करके वो हम लोग लिखेंगे द टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट बी रिप्रेजेंट्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। समझा? तो बड़ा पॉइंट है। चलो बोलता हूं मैं, लिखो फटाफट जल्दी। पॉइंट बी इज द इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्वेंट, लिख दिया। दैट इज, बोलो कौन कौन एग्जिस्ट करेगा? सॉलिड एंड लिक्विड दोनों एग्जिस्ट करेगा। दैट इज सॉलिड एंड लिक्विड फेस आर इन इक्विलिब्रियम, दैट इज solid and liquid phase are in equilibrium, that is solid and liquid phase are in equilibrium। किया? solid और liquid phase equilibrium पे है, that is solid and liquid phase are in equilibrium। हो गया। and their, और क्या सेम है बताओ? and their vapor pressure are also same, and their vapor pressure are also same, and their vapor pressure are also same। लिख दिया कॉमा करके, याद है वो टेम्परेचर का पॉइंट? बोलो क्या था, बताओ वो लास्ट वाला पॉइंट। द टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट बी, द टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट बी क्या रिप्रेजेंट करेगा? भूल गए? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। द टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट बी, द टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट बी रिप्रेजेंट्स
रिप्रेजेंट्स फ्रीजिंग पॉइंट किसका, प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर। सेम एग्जैक्ट ऐसी पॉइंट ई के लिए भी आएगा और तुम बनाओगे वो पॉइंट को। बनाते पॉइंट हो गया पहले सबका, सबका कंप्लीट हुआ लिख के आओ इधर आओ। ई के लिए पूरा एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट रहेगा, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से चेंज करो। बोलो पॉइंट ई इज द इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, दैट इज solid and liquid phase are in and their vapor pressure are also the temperature corresponding to point E represents freezing point of solution। या तो लिखना है तो आगे और भी लिख सकते हैं containing non volatile solute, समझा। सेम एग्जैक्ट सेम पॉइंट, फटाफट खत्म करो ई और खत्म हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अभी डेरिवेशन पे चलते हैं जिसपे न्यूमेरिकल आएगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था, आएगा ना तुमको लिखने। पॉइंट ई इज द इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, लिखना है तो लिक्विड सॉल्यूशन लिखेंगे तो भी चलेगा। पॉइंट ई इज द इंटरसेक्शन ऑफ, पॉइंट ई इज द इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन है वो। पॉइंट ई इज द इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, दैट इज solid and liquid phase are in equilibrium। ये पहले का ही पॉइंट है, that is solid and liquid phase are in equilibrium। लिखते रहना, कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अपन जो पढ़ रहे हैं। that is solid and liquid phase are in equilibrium, हो गया। and और क्या होता है बोलो, and their vapor pressure are same, and their vapor pressure are same, लिखा गया एंड देयर वेपर प्रेशर आर सेम, कॉमा टेम्परेचर का पॉइंट, टेम्परेचर वाला पॉइंट याद है, द टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ई, द टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ई। दर्शन लिख रहा है क्या, द टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ई क्या है, कौन सा टेम्परेचर है ये, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। लास्ट पॉइंट, किसका फ्रीजिंग पॉइंट किससे कम है वही बोलने का है बस। बोलो फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट, बोलो किसका फ्रीजिंग पॉइंट किससे कम है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सिंपल है, फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट, फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट, थोड़ा फास्ट में लिखने की आदत डालो। फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट, फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट freezing point, from the graph it is clear that freezing point of, बोलो किसका freezing point कम है, solution का freezing point कम होता है। from the graph it is clear that the freezing point of solution, from the graph it is clear that the freezing point of solution is less than the freezing point of pure solvent। चलो हो गया ये कंप्लीट, 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब छोटे छोटे क्वेश्चन, अब फटाफट स्पीड में चलेगा। ये एक बड़ा क्वेश्चन था मेरे पास, उसमें आगे भी पॉइंट है लेकिन 4 पॉइंट बस हो जाता है, इतने ही काम का पॉइंट है अपने, बाकी और नहीं। हो गया, चलो आगे बढ़ जाऊं मैं। तुमने लिखा ना फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। आगे बढ़ू, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना, 4, क्वेश्चन 4। अब वो पढ़ते हैं ऐसा क्यों हुआ, वो फ्रीजिंग पॉइंट गिर कैसे गया अपने आप, उसके बारे में पढ़ते हैं। लिखो क्वेश्चन लिखो, व्हाई फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ऐसा क्यों होता है, व्हाई फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ध्यान दो, व्हाई फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज लोवर्ड बाय डिसॉल्विंग। क्या डिसॉल्व किया था बोलो इसके अंदर, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। 2 पॉइंट है बस इसमें, ऐसा क्या हुआ जिससे ये फ्रीजिंग पॉइंट गिर गया नीचे, उसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा।
चलो 2 पॉइंट और खत्म आंसर, सबका ध्यान यहाँ पे। ऐसा क्या हुआ इसमें वो देख लेते हैं, इधर देखो क्या हुआ इसमें। तो पॉइंट ऐसा है कि पहले जब प्योर सॉल्वेंट का, याद है प्योर सॉल्वेंट का लॉजिक, अरे याद है प्योर सॉल्वेंट, जब बीकर में मेरे पास सिर्फ प्योर सॉल्वेंट था, H2O समझो, सिर्फ प्योर सॉल्वेंट था, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना था, TF0 ना। कम है क्या ज़्यादा है, ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है, ठीक। और जैसे ही मैं इसमें मैंने क्या किया, ये बीकर में H2O तो था मेरे पास, H2O तो था, साथ में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी डाल दिया अपन ने, समझो इसमें, समझो कुछ ऑयल डाल दिया अपन ने ऊपर, ऐसा कुछ भी एग्जांपल ले सकते, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ले लिया समझो इसमें। तो इस बार सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या रहेगा, TF ना, TF ना। और TF कम रहता है क्या ज़्यादा रहता है, कम रहता है, ठीक है। चलो तो कैसे समझाने का इसको, देखो सुनो पॉइंट देखो। तो प्योर सॉल्वेंट का जब बात हो रहा था, प्योर सॉल्वेंट, ध्यान दे रहे हो, प्योर सॉल्वेंट, इधर देखो, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के टाइम पर ये जो तुमको बीकर के अंदर रखा है, उसके अंदर कौन से मॉलिक्यूल, बोलो किसके मॉलिक्यूल्स आएंगे, खाली वाटर, क्या और भी कुछ आएगा, नहीं। तो अच्छा पहले ये तुमको समझना पड़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या, लिक्विड से क्या बन रहा है, सॉलिड, करेक्ट ना, लिक्विड से क्या है, पीयूष, इधर ध्यान है, फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या बनता है, लिक्विड, बोलो लिक्विड किससे सॉलिडिफाई हो जाएगा, लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा। देखो तो प्योर सॉल्वेंट के टाइम पे जो H2O का मॉलिक्यूल था, HOH ले लेते हैं, HOH, ये H2O का एक मॉलिक्यूल, ये H2O का दूसरा मॉलिक्यूल HOH, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग। अच्छा एक बात बताओ, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक रहेगा, एकदम वीक, तो कौन सा फेज एग्जिस्ट करेगा, गैस, दूर दूर रहेंगे ना मॉलिक्यूल। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ गया तो नजदीक आ जाएंगे, लिक्विड। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ गया तो, हाँ यही हो रहा है यहाँ पे, सुनो। तो प्योर सॉल्वेंट वाले केस में ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने नजदीक है कि इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। और अगर बहुत ज्यादा है तो तुम लोग थोड़ा भी टेम्परेचर दोगे, यहाँ पे जो भी टेम्परेचर एग्जिस्ट करेगा वो टेम्परेचर पे इजिली जो है लिक्विड से हम लोग किस में कन्वर्ट कर जाएंगे, सॉलिड, समझा, इजिली। यार बॉइलिंग पॉइंट में होता ना इजी और डिफिकल्ट, सेम वैसे आएगा यहाँ पे, समझा पॉइंट क्या है। तो पॉइंट बहुत सिंपल है, इन केस ऑफ प्योर सॉल्वेंट द मॉलिक्यूल्स आर सो क्लोज दैट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। और जब इतना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आराम से लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं हम लोग, सॉलिड, सॉलिडिफाई हो गया ना। लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करने का मतलब ही तो हो गया सॉलिडिफाई, मतलब फ्रीज हो गया ना, तो समझ रहे हो ना कैसा है। चलो ये क्लियर है क्या। सेकंड पॉइंट सुनो, ये वाले केस में क्या हुआ सुनो। अभी ये केस तो सॉल्यूशन का है, ध्यान दे रहे हो। सेकंड केस किसका, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में समझो HOH का एक मॉलिक्यूल है इधर, तो एक HOH का मॉलिक्यूल यहां रहेगा, क्यों, बीच में कोई दूसरा मॉलिक्यूल भी तो आएगा, ऑयल वाले जो भी रहेंगे मॉलिक्यूल्स वो भी तो आएंगे वहां पे, बोलो क्लियर। तो इसके बीच में अभी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलते हो, वीक हो गया, बराबर है। तो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा यहाँ पे हमको इनको नजदीक ला के फिर सॉलिडिफाई करना। इधर बहुत इजी था, अरे सिंपल है यार, समझा दिया पूरा। इधर बहुत इजी है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत है, क्योंकि मॉलिक्यूल एक ही टाइप के मॉलिक्यूल है और उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। इधर दो अलग अलग, वाटर भी है, बीच में ऑयल भी आ गया वहां पे, कैसे आएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, समझ रहे पॉइंट को। चलो तो 2 पॉइंट लिखे, मतलब क्लियर है क्या, बोलो। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो इजीली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे हम लोग, बोलो सॉलिड। और अगर इजीली कन्वर्ट, देखो टेम्परेचर का जो स्केल रहेगा, टेम्परेचर का स्केल जो भी रहेगा, समझो यहाँ पे ये 0 डिग्री सेल्सियस, बराबर है। यहाँ पे जो भी रहेगा 1 2 3 4 जो भी ऐसा, ये ऐसा माइनस में जाएंगे, बराबर। सुनो तो समझो प्योर सॉल्वेंट वाला केस है, प्योर सॉल्वेंट वाले केस में जो फ्रीजिंग पॉइंट, देखो फ्रीजिंग पॉइंट के लिए ऑलरेडी तुमको लोअर ही आना पड़ता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फ्रीज होता है क्या, नीचे किया तो फ्रीज होएगा, डाउन करेगा तो फ्रीज होएगा ना। हाँ समझो प्योर सॉल्वेंट इधर ही फ्रीज हो गया यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे ही। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मालूम है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट। तो तुमको यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट और कम करना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो इधर किधर जाके ये कुछ जो तुम्हारा सॉल्यूशन है वो जाके वहां पे फ्रीज होता है, समझ रहे। ऐसा मत समझो टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर तो हाई हो जाएगा, टेम्परेचर अपने को लो करना है टेम्परेचर, समझ रहे पॉइंट। कंफ्यूज नहीं, डिप्रेशन क्यों, पहले जो था उससे भी नीचे चले गए हम लोग, एकदम कूल, बड़ा एकदम 0 से माइनस में जा रहे हैं, माइनस टेम्परेचर, समझा पॉइंट। चलो फटाफट लिखते जल्दी, तो फिर 2 क्वेश्चन बच गए हमारे से, 2 ही पॉइंट है इसमें, दोनों पॉइंट खत्म कर देंगे फटाफट। ये लिखाता हूँ,
ये लिखाता हूं, लिखो। एट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो मैंने बोला यही है पूरा। एट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट वाला केस में, एट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बोलो अट्रैक्टिव फोर्स जो था दो मॉलिक्यूल के बीच में वो हाई था या लो था? हाई था ना, ये पॉइंट आएगा। हाँ, एट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज लार्ज इनफ, इतना ज्यादा है कि बहुत इजीली वो लिक्विड से सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। एट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज लार्ज इनफ, इतना ज्यादा है, इज लार्ज इनफ टू कॉज द चेंज ऑफ फेस, फेस का चेंज होने वाला है, टू कॉज द चेंज ऑफ फेस, टू कॉज द चेंज ऑफ फेस, लिखा टू कॉज द चेंज ऑफ फेस। बोलो कौन से फेस से कौन से फेस में जाएंगे? सॉलिड से गैस, क्या? लिक्विड से सॉलिड। टू कॉज द चेंज ऑफ फेस ऑफ स्टेट, ऑफ स्टेट फ्रॉम, बोलो किधर से किधर? फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। ये हो गया एक पॉइंट, और दूसरे पॉइंट में खत्म। बड़ा है लेकिन इसको थोड़ा छोटा करके लिखाऊंगा मैं, इतना बड़ा नहीं लिखेंगे हम। हाँ स्टार्ट, चलो सॉल्यूशन वाले केस में आते हैं। सॉल्यूशन वाले केस में जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है इसके बीच में सॉल्यूट का मॉलिक्यूल भी आ गया है। अब अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? कम हो जाएगा अट्रैक्टिव फोर्स। चलो तो ये लिखेंगे अपन, फटाफट लिखो, बड़ा पॉइंट नहीं, नॉर्मल बनाऊंगा, इतना बड़ा नहीं करेंगे हम लोग। इन सॉल्यूशन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, दूर दूर होते हैं केस में। इन सॉल्यूशन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, इन सॉल्यूशन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। सॉल्यूशन वाले केस में सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल दूर दूर रहता है, किसके वजह से? सोल्यूट के मॉलिक्यूल के वजह से, वो बीच में आ जाता है ना। हाँ, तो इन सॉल्यूशन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बिकॉज ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स, बिकॉज ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल, सोल्यूट मॉलिक्यूल के वजह से। लिखा? अच्छा, इसके वजह से बताओ अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा कम हो जाएगा, उतना ही रहेगा? कम हो जाएगा। तो ये लिखते, लिखो दिस रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द अट्रैक्टिव फोर्स, दिस रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स अपने आप कम हो जाएगा। दिस रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द अट्रैक्टिव फोर्स, तो बीच का पॉइंट मैंने हटा दिया, इतने काम का नहीं है वो। दिस रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द अट्रैक्टिव फोर्स, लिखा? दिस रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, बिटवीन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगा, कम हो गया है। तुमको और कम करना है अट्रैक्टिव फोर्स, क्या बढ़ाना है? अभी बढ़ाने क्या ना अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ाने के लिए क्या तुमको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, क्या और कम करना पड़ेगा टेम्परेचर? टेम्परेचर अभी और कम करेंगे हम लोग, लोअर कर देंगे टेम्परेचर। इतना तक लिखा क्या? कॉमा 10 द टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन इज लोवर्ड, कम करेंगे टेम्परेचर अभी। 10 द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन इज लोवर्ड, सोल्यूशन का टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। 10 द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन इज लोवर्ड, किससे लोअर कर दिया बताओ? लोअर करते करते आए क्या तुम लोग सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से भी लोअर कर दिए क्या? हाँ, तो क्या लिखा तुमने? 10 द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इज लोअर्ड, बिलो, किसके नीचे कर दिया? बोलो टेम्परेचर बिलो, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे आ गए हम लोग। लोअर्ड बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब लास्ट में वहां पे लिखेंगे, लिखा क्या? बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट टू कॉज द फेस चेंज। अब जाके फेस चेंज होने वाला है, टू कॉज द फेस चेंज। तुमको समझा ये दो पॉइंट क्या था? क्लियर है क्या? बोलो भाई। पहले सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट कर रहा था, तो नजदीक नजदीक थे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा खासा था। थोड़ा भी मैं लोअर टेम्परेचर पे आराम से लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन
सॉल्यूशन वाले केस में सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल भी था, बीच में सोल्यूट का मॉलिक्यूल भी आ रहा था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। बढ़ाने के लिए मेरे को टेम्परेचर कम करना पड़ा, इतना कम कर दिया कि मैंने सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे आ गया, बराबर है। इसलिए अब यहाँ पे जैसे ये टाइम पे नीचे आ गया फ्रीजिंग पॉइंट, तो आराम से अब जाके ये लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। चलो हो गया ये। चलो डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन याद है क्या? अभी तक 3 डेरिवेशन किया अपन ने। पहला डेरिवेशन याद है तुमको? फर्स्ट क्या था? रिलेशन बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोलार मास ऑफ सोल्यूट। सेकेंड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलार मास ऑफ सोल्यूट। वापस इधर वही होने वाला है, डिप्रेशन इन एंड मोलार मास ऑफ सोल्यूट। चलो लिखो जल्दी, क्वेश्चन नंबर 4 ना 5 लिखो। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रिलेशन बिटवीन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुम लोग फुल फॉर्म लिखना। डेल्टा टीएफ को तुम लोग क्या लिखोगे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड M2 में लिख रहा हूं, तुम लोग क्या लिखने वाले? मोलार मास ऑफ सोल्यूट। मैं ऐसा लिख रहा हूं, मेरे फॉर्मूले में ये 2 चीज दिखेगा, फटाफट खत्म करूंगा, इजी है। चालू करूं? एकदम सिंपल। बॉइलिंग पॉइंट जैसा ही डेरिवेशन है। बॉइलिंग पॉइंट में कैसा किया था? सेम डेरिवेशन। चलो ध्यान इधर देखो, याद आया कुछ ऐसा? अरे बॉइलिंग पॉइंट में भी था ना ऐसा। इट हैज बीन प्रूव्ड बाय प्योरली थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन एंड प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली दैट क्या है, इसका नाम क्या है? डिप्रेशन इन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अरे बॉइलिंग पॉइंट जैसा है पूरा। चलो हटाओ ये प्रोपोर्शनलिटी साइन, बोलो वहां क्या आया था? के बी क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट था, यहां क्या आएगा? के एफ क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट, और ये मोलालिटी। क्या तुमको मोलालिटी का फॉर्मूला आता है? मोलालिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इसके लिए 1 kg बोला तो मास। चलो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बताओ। नंबर ऑफ मोल्स, सिंस नंबर ऑफ मोल्स इज डिफाइंड एज मास अपॉन मोलार मास। 2 है तो इधर भी 2, तो इधर भी 2। चलो N2 को वैल्यू पुट करो, थोड़ा अपडेट करो, बोलो क्या आएगा? बोलो ये W2 अपॉन M2 और नीचे W1। ये है स्मॉल m का वैल्यू, उसको उठा के इधर पुट करेंगे, डेरिवेशन खत्म। बोलो डेल्टा TF, बोलो जल्दी KF स्मॉल m का वैल्यू W2 बाय W1। अरे वही तो है यार, वही है ना पूरा, वही है। एक चीज याद है किसमें? वर्क डन ना, क्या? मास किसमें? ग्राम में, और ये भी ग्राम में। कट हो जाएगा। मोलार मास का क्या होता है यूनिट? ग्राम पर मोल, लेकिन हम लोग फॉर्मूला बना रहे तो SI में लेंगे, तो ग्राम को किसमें बना कन्वर्ट करूं? किलोग्राम। तो अगर ग्राम से किलोग्राम बनाया तो नीचे मेरे को लेना पड़ेगा 10⁻², वो नीचे का 10⁻³ ऊपर जाके क्या बन जाएगा? बोलो 10⁻+3। तो बताओ डेल्टा TF का फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला 1000 KF W2 बाय W1 अपॉन M2। एक मिनट, एक चीज रह गया, क्या मालूम है? इसका नाम किधर गया? वो इसका नाम KF, इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। क्या नाम है? क्रायोस्कोपिक। 2-3 नाम है, एक नाम याद रहेगा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसका एक और नाम है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, और एक नाम था कुछ तो यार, देखो जरा PDF में देखो, और कुछ दिख रहा है क्या तुमको? हाँ यही है, ऐसे लिखा है, ठीक है। अच्छा हाँ, वो उधर मोलार एलिवेशन आया था, बराबर। दो ही समझा? लिख दो जल्दी, खत्म हो गया। समझो लेक्चर खत्म होने, ऑलमोस्ट 2 पढ़ाना है बस मेरे को, खत्म कर दिया। यही तो, इसके ऊपर तो समय हमारा पूरा पढ़ा दिया। फ्रीजिंग पॉइंट अच्छा खासा। थोड़ा फास्ट में जा रहा हूँ डेरिवेशन में, क्योंकि वही बार बार वही डेरिवेशन आ रहा है। पिछली बार भी वही किया था, उसके पहले भी वही किया था, इसके बाद भी वही करने वाला हूं ऑस्मोटिक प्रेशर में। उधर पाई आएगा, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर।
खुद से कर लो, एकदम इजी डेरिवेशन है। तुमको याद है ना मैं न्यूमेरिकल में 1000 यूज करूँ क्या? जरूरत ही नहीं है, मैं यूनिट के साथ सॉल्व करता हूँ तो रॉन्ग होएगा ही नहीं कभी भी। वो उसके लिए जिनको ऐसा है, में तुम याद रखना पड़ेगा कि तुम्हारा जो M2 है वो किलोग्राम पर मोल, ये फॉर्मूले के हिसाब से M2 का यूनिट किलोग्राम पर मोल होना चाहिए। और W2 को तुम ग्राम में लो तो W1 को भी ग्राम में लो, जब W2 को किलोग्राम में लेंगे तो इसको भी किलोग्राम में ही लो, कट होने के लिए, तुम्हारी मर्जी। क्या क्या KF, अरे KF का यूनिट तो भूल गए। KF क्या बनाते हैं अलग से क्वेश्चन है, बस क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट वही है पहले जैसा, केल्विन केजी पर मोल या तो डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल। अरे किया ना, केबी का यूनिट भी तो यही था। केबी का अगर तुमने पढ़ा रहेगा तुमको केबी का यूनिट याद रहेगा, केल्विन केजी पर मोल और डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल। तो KF का यूनिट मैं चाहिए तो इधर लिख देता हूँ, बट मैं इसको अलग से सिखाने वाला हूँ अभी। केल्विन केजी पर मोल और डिग्री सेल्सियस केजी। एक मिनट, एक चीज याद आया, तुमको याद है कन्वर्जन KF किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन टेम्परेचर। इसके लिए उसमें कन्वर्जन नहीं कर सकते। सेम डेल्टा TF भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन, इधर भी कन्वर्जन नहीं करना, वो 273.15 प्लस माइनस ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पे। हाँ यूनिट केल्विन, टेम्परेचर ना, टेम्परेचर का डिफरेंस केल्विन में आएगा। देख ना कट हो गया ना, बाकी सब कट हो गया। देख इसका किलोग्राम पर मोल, ये नीचे किलोग्राम पर मोल से गया, ये गया, बचा केल्विन, खाली केल्विन रहेगा टेम्परेचर। चलो चलो खत्म कर दो जल्दी। इसके आगे के दो क्वेश्चन बोलो, क्या क्या रहेगा? यही वाई क्या, एक्सप्लेन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, जैसे कल अपने पढ़ा था एक्सप्लेन निबुलोस्कोपिक कांस्टेंट। और फिर लास्ट में वाई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। खत्म हो गया फ्रीजिंग पॉइंट का थियरी, खत्म। इतना ही है, सब करा दिया, अक्खा पेज हो गया उसमें जो PDF का पेज है। चलो हो गया रहेगा, मैं चेंज करूं इधर एक चीज तो इधर ही बता देता हूं। चलो क्वेश्चन 6 क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, कल जैसा ही बनाऊंगा। कल नहीं, परसों पढ़ाया था मैंने तुमको। चलो स्टार्ट करो। इधर ध्यान सबका, इधर क्या नाम है? रुको 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 रुको, पूछता हूँ, आधे लोग तो नींद में लग रहे हैं मेरे को तो। कौन बोलेगा? आदर्श, आदर्श नाम बोल इसका। नाम याद ही नहीं आ रहा है, प्रेशर आ गया, प्रेशर है ये, डिप्रेशन। हाँ आगे बोल, आ गया, डिप्रेशन आ गया बोल। हाँ 1 मिनट लगेगा तेरे को भी, क्योंकि तू ध्यान नहीं दे रहा है। इतना टाइम कैसे लग जाता है भाई? ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तुमको याद है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू KF इंटू M। KF का नाम बोलो, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। और स्मॉल m मोलारिटी, मोलालिटी है वो, मोलालिटी, ठीक है। याद करो याद करो, ये जो KF है मतलब क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ये डेल्टा TF से तब मैच करता है जब यहाँ पे क्या होता है, क्या होता है? करेक्ट, 1 मोलाल सॉल्यूशन। 1 मोलाल सॉल्यूशन का एक और नाम है, एक और मतलब है, बोलो। 1 मोल सोल्यूट को डिसॉल्व करना पड़ेगा किसमें? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट ना। तो दो ऑप्शन है, चलो इधर ही बना दो, डेफिनेशन खत्म। सुनो, इसका दोनों नाम याद है तुमको? और में बोलेंगे इक्वल टू, ये बोलेंगे प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन, और अ सॉल्यूशन इन विच 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ। अरे पूरा डेफिनेशन मैच करता है केबी के डेफिनेशन से, अगर तुमने केबी पढ़ा रहेगा। चलो स्टार्ट करो, नाम बोलो इसका। और इतना कम आवाज क्यों आ रहा है? सुबह का टाइम है, बोलो ना जरा जोर से, बोलो। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोलार solution or a solution in which 1 mole of solute is dissolved in। एक बार फिर से बोलो, फिर से बोलो, बोलो। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और डिप्रेशन है क्या, दूसरा नाम क्या था? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द डिप्रेशन इन प्रोड्यूस्ड बाय solution or a solution in which 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of। लिखो, ये डेफिनेशन लिख दो और इसको खत्म कर देना, बस 2 ही पॉइंट है इसमें, एक डेफिनेशन का पॉइंट और ये, और एक लास्ट क्वेश्चन, फ्रीजिंग पॉइंट, खत्म। लास्ट क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगा तुमको, कभी से वही पढ़ा रहा हूं, कॉलिगेटिव कॉलिगेटिव कॉलिगेटिव।
लिखा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलाल नहीं डिप्रेशन नहीं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट लिखा ना इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड बाय is equal to depression in freezing point produced by 1 molal solution produced by 1 molal solution और लिखा 1 molal solution तक और a solution in which 1 mole of solute 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of solvent. 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of solvent. हो गया ना यहाँ तक? तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोलर सॉल्यूशन और अ सॉल्यूशन इन विच 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. कर लो जल्दी. हाँ अरे ऐसा यूनिट कैसे भूल गए भाई. हाँ याद है ना तुमको. लिख दो ऐसा यूनिट याद होना चाहिए. तुमको याद है बॉइलिंग पॉइंट में भी कांस्टेंट आया था. क्या नाम था उसका. यूनिट क्या था. सेम. वेपर प्रेशर में आया था कांस्टेंट. फ्रीजिंग पॉइंट में कांस्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट में भी कांस्टेंट है. वेपर प्रेशर में था क्या कांस्टेंट. वो नहीं था, उधर नहीं था. ऐसा यूनिट क्या. केल्विन केजी पर मोल और डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल. यूनिट में कन्वर्जन नहीं करना. लिख दो जल्दी. लास्ट क्या बताऊं मैं इसके बारे में तुमको. चलो तुम आंसर दो, मैं इधर मैथमेटिक्स करता हूं. बोलो व्हाई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. बोलो. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी. याद है ना. फिर याद है क्या होता है. अरे याद है क्या भाई. हाँ विच इन टर्न डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. याद है ना. Not on the nature of solute. Hence, depression in freezing point is a colligative property. चलो थियरी तुमको ऑलरेडी आता है, फटाफट लिख दो. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी. ये मोलालिटी पे डिपेंड करता है. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी. लिखा. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी. उसके बाद विच इन टर्न डिपेंड्स अपॉन. किस पे डिपेंड कर रहा है बोलो. नंबर ऑफ मोल्स. किसका. सोल्यूट का. विच इन टर्न डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है. 2 मतलब सोल्यूट, 1 मतलब सॉल्वेंट. विच इन टर्न डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. लिखा. नॉट ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट. हेंस क्या. Hence depression in freezing point is a colligative property. और हमारा यहाँ पे freezing point खत्म हो जाता है. अब इसके बेसिस पे तुम आराम से न्यूमेरिकल. एक केमिस्ट्री में क्या सिखाऊं न्यूमेरिकल में. फॉर्मूला बेस तो न्यूमेरिकल होता है वहाँ पे. फॉर्मूला बेस दो, वैल्यू डालो, आंसर निकालो. फॉर्मूला आना चाहिए बस. और KF वगैरह का छोटा मोटा यूनिट याद होना चाहिए तुमको ये सब चीज़ का. तो आज हमारा फ्रीजिंग पॉइंट का थियरी खत्म. कल इसका न्यूमेरिकल खत्म कर दूंगा. परसों ऑस्मोटिक प्रेशर का थियरी खत्म, फिर उसका न्यूमेरिकल खत्म, फिर राउल्ट्स लॉ का थियरी खत्म, फिर न्यूमेरिकल खत्म, फिर वेंट ऑफ फैक्टर. लगेगा 8 दिन लगेगा. अभी 8 दिन. चलो हो गया. कंप्लीट कर लो. हो गया.